बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, बड़ा ही ख़ूबसूरत चैप्टर जिसकी हेडिंग हमारे पास वर्क है। और वर्क को अगर हम वैसे डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब होता है काम। अब काम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रोटी खा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये काम नहीं कर रहे हैं। फ़िज़िक्स की एक स्पेशल किस्म की डेफिनेशन है वर्क के बारे में। वो कहती है कि आपके पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज ये रहा, समझ आ रही है? अब ये बॉडी क्या है, आपके पास कोई ईंट भी हो सकती है, कोई बैग भी हो सकता है और गाड़ी भी हो सकती है। ये बेटा इधर किसी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है और जहाँ पर ये पड़ी हुई है इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट ए। अब इस पर एक बंदा क्या करता है, आता है और उस पर फोर्स लगाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो फोर्स हमारे पास बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी ना। तो फोर्स लगने के बाद इस बॉडी में क्या चेंज आएगी? वो तो लाज़मी बात, एक्सेलरेशन पैदा होगी क्योंकि सेकंड लॉ है ना। जब एक्सेलरेशन पैदा होगी तो ये आगे क्या करेगा, मतलब डिस्प्लेस होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल में स्केलर क्वांटिटी है, गुड, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे पास जब यही बॉडी इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, हमारे पास आगे डिस्प्लेस करेगा। बेटा क्या करेगा बेटा? डिस्प्लेस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब ये आपके पास क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और दोनों क्या है, पैरेलल आ गए हैं। तो अब फिजिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है कि जब आपके पास ए और बी दोनों क्या होते हैं, पैरेलल मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनसे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी निकलती है? गुड, मज़ा आ गया, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बेटा ए और बी आपके पास कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनसे हमारे पास इसको हम वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूं तो वो हमने यूँ पढ़ा था कि ए और बी आपके पास जब पैरेलल मल्टीप्लाई होंगे तो उनके दरमियान मैं डॉट लगा दूंगा और उन क्वांटिटी को मैं क्या बोलूँगा, सी के ऊपर एरो नहीं आएगा। क्यों एरो नहीं आएगा? क्योंकि ये बेटा मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आपके पास मेरे पास ए और बी दोनों मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि आपके पास ए किस में है, एक्स में है, और बी किस में है, वाई में है, या ए वाई में है और बी किस में है, जेड में है, या ए जेड में है और बी एक्स में है, तो आपके पास दोनों के दरमियान फ़र्क करने के लिए मैं यहाँ क्रॉस लगा दूंगा, तो इनसे मेरे पास क्या निकलेगा, एक स्केलर वेक्टर निकलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पर हमारा वर्क का जो असल काम है वो किसके साथ है, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नहीं कोई मसला नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हमारे पास क्या बेटा कि जब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैंने यूँ आपको समझाया था कि लेट सपोज अगर इस ए के साथ बी क्या है, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहे। एंगल का मतलब ये है कि ना पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है। तो फिजिक्स कहती है घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बी के अब क्या कर लो, कंपोनेंट्स बना लो। तो जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होगा इसे क्या बोलूँगा, बी साइन थीटा बोलूँगा, और जो मेरे पास थीटा वाला कंपोनेंट है
इसे क्या बोलूँगा बी। तो मैं क्या करूँगा, इस ए के साथ जब बी का बी कास मल्टीप्लाई करूँगा ए इंटू बी कास थीटा, तो इससे मेरे पास क्या निकलेगा सी, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी निकलेगी। मेरे ख्याल मुश्किल है ना। और उसके बाद जब बेटा मेरे पास क्या होगा कि इस ए के साथ जब मैं इसका क्या करूँगा ए इंटू बी साइन थीटा मल्टीप्लाई करूँगा, तो इनसे मेरे पास क्या निकलेगा सी आएगा। लेकिन सी इस वक्त क्या होगा वेक्टर की फॉर्म में होगा, लेकिन इस वक्त ये हमारे पास क्या होगा बेटा सी का मैग्नीट्यूड होगा। मुश्किल है ना, गुड, मज़ा आ गया। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैंने सी को क्या करना है वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर पता है क्या कहता है कि अगर आपके पास ए किस में है एक्स में है और बी किस में है वाई में है, तो एन किधर होगा आपके पास जेड में होगा। समझ आ रही है, मतलब ये जो एन है ना एन, ये आपके पास ए और बी दोनों के साथ क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि लेट सपोज आपके पास ए इधर है और बी इधर है, तो जो इनसे प्लेन बन रही होगी, प्लेन जानते हैं ना, तो इस प्लेन के साथ इस तरह क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मुश्किल है ना, गुड, मज़ा आ गया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वर्क की तरफ। ये सारा क्लियर हो चुका है आपको कि जब दो वेक्टर आपके पास पैरेलल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनसे स्केलर क्वांटिटी निकलती है, और जब दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनसे हमारे पास क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी निकलता है। गुड, मज़ा आ गया। अब मेरे पास क्या बेटा कि जो वर्क है इसके अंदर फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन दोनों क्या आपके पास पैरेलल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यूँ डिफाइन कर सकता हूँ एफ डॉट डी, तो इसको क्या बोलूँगा वर्क बोलूँगा। मज़ा आ गया है ना। तो वर्क को अब डिफाइन आप करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, या यूँ भी कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कई तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। डॉट ज़बरदस्त, इसने और डेफिनेशन लिखवा ली है, द पैरेलल मल्टीप्लिकेशन या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज कॉल्ड, या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन पैरेलल डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क। क्लियर हो रहा है क्यों? तो हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। आप बेटा इसको कई तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, याद रहेगी बात। इसी तरह बेटा मेरे पास क्या खुदा न खास्ता अगर इस आपके पास छोटे बचपन में जब आप थे ना, तो आप लोग को मेरे ख्याल में एक ट्रक मिला होगा, तो उस ट्रक को पता है क्या करते थे आप रस्सी इस तरह डालकर खींचते थे ना, लेकिन ट्रक भी नहीं जा रहा था क्या? ट्रक तो आपके पास स्ट्रेट जाता था। आपको मुश्किल समझ नहीं आ रही है ना। तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स आपके पास क्या है यहाँ पर एंगल बना रही है, लेकिन मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर लूँगा बेटा कि इस फोर्स के दो टुकड़े बना लूँगा। थीटा के सामने वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा, और थीटा वाला मेरे पास क्या हो जाएगा एफ कास थीटा। तो मैं पता है क्या करूँगा, वर्क को निकालने के लिए फोर्स का मैं क्या करूँगा एफ कास लूँगा डी के साथ। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगी वर्क की जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी एफ कास थीटा इंटू डी। अगर मैं कास को क्या कर लूँ बाहर निकाल सकता हूँ ना, कि नहीं निकाल सकता हूँ? तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। तो ये मेरे पास क्या बेटा वर्क की एक फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब माशाल्लाह से मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं कि इस वर्क के अंदर बेटे कितने नंबर आ चुके हैं, एफ भी आ गया, डी भी आ गया, और इसका मतलब ये है कि वर्क आपके पास क्या है तीन चीज़ों पे क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इन फैक्टर को क्या करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास क्या है कि आप अगर उस बॉडी पर क्या करेंगे
थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो वर्क भी क्या होगा, क्यों? क्योंकि बेटा वर्क आपके पास फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो अफगानिस्तान पहुंचा दोगे ना, तो मतलब उस वक्त वर्क क्या होगा बेटा, ज़्यादा। कुछ समझ आ रही बेटा? और दूसरा फैक्टर बेटा हमारे पास क्या है कि अगर आप क्या करेंगे, उसको ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये उसको खुद एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो बेटा मेरे पास क्या है, आपके पास काज थीटा है। अब इस काज थीटा को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये काज थीटा क्या बला कहती है। तो इसके बारे में शायद मैंने पहले बताया था वो साइन और काज के बारे में, कि काज 0 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ये याद रखो, ठीक है। इसी तरह मेरे पास क्या होता है, काज 90 कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है, ये याद रख लो बेटा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास काज 180 कितना होता है, मेरे पास -1 होता है, और साइन 180 कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा तो उस पर भी वर्क क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर 3 केस लेता हूँ। W इज़ प्रोपोर्शनल टू कास थीटा जो है ना बेटा, ये तीसरा फैक्टर है ना, इसके मैं यहाँ पर 3 मज़ीद फैक्टर, ए को बोलता हूँ 3A, और ए को बेटा बोलता हूँ 3B, और ए को बेटा बोलता हूँ 3C। पहला केस लेता हूँ जब थीटा क्या मेरे पास 0 डिग्री है, और दूसरा केस में क्या लेता हूँ बेटा, जब मेरे पास क्या है थीटा 90 डिग्री है, और तीसरा केस मेरे पास क्या है बेटा 180 है। पहला केस तो बड़ा आसान है, मतलब आपके पास क्या है बेटा, एक बच्चे ने क्या है, एक डब्बा उठाया हुआ है ना, और ज़मीन के ऊपर क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है ना, तो मतलब फोर्स भी इधर होगी है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी ना। तो इस वक्त देखिए W इज इक्वल टू क्या होगा, FD cos 0 ना, तो cos 0 क्या होता है बेटा 1 होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई जब उससे होगा ना FD से, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव वर्क। तो ख्याल करना, आपसे कोई पूछ सकता है डिफाइन पॉजिटिव वर्क, तो आप बोलेंगे व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री दिस वर्क इज टर्म एज अ पॉजिटिव। गुड, यही से क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब 90 वाला केस कैसा होता है? 90 वाला केस ये है, आप इधर ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन तो मेरे ख्याल में देखी होगी ना, कहाँ पर है इसने, अफगानिस्तान में है ना ज़मीन। ज़मीन कहाँ पर है, हाँ, जिस पर आप बैठे हुए हैं। गुड, समझ आएगी नहीं? अब आपने क्या किया हो यहाँ पर बेटा, एक डब्बे को उठाया हुआ है, ठीक है ना, तो डब्बे को ज़मीन क्या करेगी, किसी फोर्स से खींचेगी ना, लेकिन आप डब्बे को किधर लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। तो क्या ये डब्बा ज़मीन की फोर्स से कुछ काम करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि ये डब्बा तो ज़मीन की तरफ नहीं आ रहा, डब्बा तो क्या कर रहा है बेटा, आपके साथ सीधा जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैथमेटिकल बनाता हूँ, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD कास क्या हो जाएगा 90, कास 90 0 होता है, तो मेरे पास वर्क कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नहीं ख्याल कर, नेगेटिव किधर आ गया है, 0 आ गया है ना, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, 0 वर्क बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद 180 वाला, वही ज़मीन की बात करते हैं। ज़मीन पर आगे पास ये जो बॉडी पड़ी हुई है, इसको ज़मीन क्या कर रही है, किसी फोर्स से खींच रही है ना, लेकिन आप इस बॉडी को क्या करते हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं ना, चांद की तरफ लेकर जा रहे हैं ना। ज़मीन कहती है मेरी तरफ आओ, आप ज़मीन के क्या कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं ना। तो मतलब फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितने का एंगल बन रहा है, नहीं समझ आ रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, FD cos 180 ना, cos 180 कितना होता है बेटा, -1 होता है।
तो मेरे पास W कितना हो जाएगा बेटा, -FD। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव वर्क बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम वर्क बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ गई होगी। गुड। अब मेरे पास क्या बेटा कि वर्क का यूनिट निकालते हैं, तो मेरे पास FD आ गया ना, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन से वर्क आया हुआ है, तो इसका मतलब वर्क क्या है, डिराइव क्वांटिटी के बेसिक है, डिराइव क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये दो बेसिक ज़रूरी बेसिक मतलब फोर्स बेसिक नहीं, फोर्स भी डिराइव है, लेकिन आपके पास क्या है कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट एक डिराइव है, सॉरी बेसिक है। तो मतलब जब भी दो बेसिक या दो डिराइव मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो उसे भी डिराइव निकलता है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या बेटे मेरे पास है, न्यूटन है ना, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मेरे पास, मीटर है। तो इसका यूनिट क्या है मेरे पास, न्यूटन मीटर है, लेकिन इसका जो फिजिसिस्ट काम कर रहा था उसने बोला फिर मुझे कौन याद रखेगा, तो इसने इसको किसका नाम दिया बेटा, जौल का नाम दिया। समझ आ रही कि नहीं है, मतलब 1 जौल कितना होगा कि जब एक बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगेगी और वो क्या करे बेटा, 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, इसका मतलब उस पर उस बॉडी ने कितना काम किया है, 1 जौल वर्क किया है। क्लियर है, कोई मसला परेशानी, कल बेटे फिर इंशाल्लाह मज़ीद समझेंगे कि वर्क को हम एनर्जी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ तक के लिए अल्लाह।